अब जो है हमारे पास हमें सबसे पहले ये समझना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि किस एंड से ग्लूकोज जो है वह जुटता या टूटता है ना? तो जो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है, ये एंड जो है ये एक फ्री एंड है, ठीक है? और ग्लूकोज यहाँ पर जो है वो टूटेगा और टूटकर बाहर निकलेगा, ठीक है? तो जो सबसे पहला जो हमारा एंजाइम है, जिसे हम लोग कह रहे हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, द साइट ऑफ क्या ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ये जो है ये है टर्मिनल सुगर रेसिड्यू रेसिड्यू एट नॉन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के नॉन रिड्यूसिंग एंड पर जो टर्मिनल रेसिड्यू होता है, उस टर्मिनल रेसिड्यू मतलब कि जो ग्लूकोज होता है वहां पर, उस ग्लूकोज को तोड़ता है। तोड़ता कैसे है? बाय एडिंग phosphate molecule phosphate molecule uh, by adding a phosphate molecule after the removal of किसके रिमूवल से? रिमूवल ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, उस लिंकेज को तोड़ते हुए उस जगह पर, यहाँ आफ्टर की जगह ड्यूरिंग ठीक होगा, उस जगह पर एक फॉस्फेट को ऐड करना। सोचिए कि अगर यही चीज है और इस चीज को अगर हमें तरीके से बातों को समझना है, तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट कि पहले तो हमें डायग्रामेटिक इस चीज को समझने की आवश्यकता है, कैसे ये काम होता है ना? अभी जो हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, यह डायग्राम एक टर्मिनल रेसिड्यू है, जो किस एंड पर है? नॉन रिड्यूसिंग एंड पर है। अब ये एक शुगर है और ये जुड़ा हुआ है दूसरे शुगर के साथ, ठीक है? देखिए दूसरे शुगर के साथ ये जुड़ गया, और जो जुड़ने वाला बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? उसको तो हम लोग कहते हैं कि वो तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो? तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये पोजीशन नंबर 1 है शुगर का, और ये इस शुगर का नंबर 4 है। इस तरह से 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है? अब मैं इस डायग्राम को पूरी तरह से ऐसे बनाने से रहा, ठीक है ना, इसलिए कि ये इस प्रकार से है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। अब जो टारगेट है, जिस टारगेट पर ये काम करेगा, वो टारगेट ही है, ठीक है? अब सोचो कि अगर इस जगह को हमें तोड़ना हो, मैं इसको तोड़ रहा हूं ऐसे, तो इस जगह पर क्या बनेगा? इस जगह पर ऐसा होगा कि एक H हो जाएगा और एक OH हो जाएगा, यही होगा। और इस जगह पर भी क्या होगा टूटने के दरमियान में? यहाँ पर ऊपर H और यहाँ पर OH होगा। मुद्दा तो यही है, जब भी टूटेगा तो ऐसे टूटेगा। अब इसमें से फॉस्फेट किससे जुड़ेगा? कौन से फॉस्फेट जुड़ेगा? इससे या इससे? तो जो टूट कर शुगर बाहर निकल रहा है, फॉस्फेट का साइट ऑफ अटैक उसी पर होगा। मतलब ये जो है इस जगह पर फॉस्फेट जुड़ेगा, कभी वो गलत जगह पर, मतलब इस जगह पर फॉस्फेट नहीं जुड़ना चाहिए। तो फॉस्फेट जो है वो जो शुगर बाहर निकल रहा है उसके साथ उसका रिलेशनशिप, ठीक है? अब इस पूरे प्रोसेस को हम एक बार रिवर्ट कर लेते हैं। हाँ, अब ये ऐसे है। अब इस जगह पर एंजाइम का एक्शन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर एंजाइम का एक्शन स्टार्ट हुआ, तो एंजाइम का नाम क्या है भाई? एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है? और इसको क्या चाहिए? इसको तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का सपोर्ट चाहिए।
तो इसके पास इसको चाहिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, उसका सोर्स जो भी है, और इसको एक कोएंजाइम चाहिए। उसके एंजाइम का नाम है पैराडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है। ये जो पैराडॉक्सल फॉस्फेट है ये एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से बनता है। ये 3 चीज चाहिए इसके साथ, इन तीनों चीज के बिना यह हो नहीं पाएगा। पहला तो ये एंजाइम का साथ चाहिए, ये फॉस्फेट का साथ चाहिए, और ये कोएंजाइम का साथ चाहिए। अब जब यह तीनों चीज होगा आएगा इस जगह पर, तो ये तो अपना सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है ना, ये तो अपना सीक्वेंस में है बना हुआ, ठीक है, मैंने एक और बना के दे दिया, भाई ऐसा ही चल रहा है। अब यहां पर जो साइट ऑफ इसका एक्शन है वह तो यही जगह है, तो इस जगह पर क्या करेगा ये, तो इस जगह पर फॉस्फेट जो है, ये जो फॉस्फेट है वह, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा ना। हाँ। ये जो फॉस्फेट है वह इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जैसे ही फॉस्फेट इस कार्बन पर अटैक करेगा ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहां से हट जाएगा, और ये जो फॉस्फेट है यह फॉस्फेट क्या करेगा, जाके जुड़ जाएगा किस जगह से, तो जाके जुड़ जाएगा इस पहले कार्बन से, एंड इट बिकम्स O PO3 2 माइनस, ये हो गया, देखिए बन गया। और ये जो हिस्सा है अब ये अपना ओपन एंड हो गया फर्दर टूटने के लिए। अब ये जो प्रोडक्ट मिला, यह जो प्रोडक्ट मिला, यह प्रोडक्ट अब कहलाएगा क्या, इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, पूरा लिखते हैं अल्फा डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, इसका नाम पड़ गया अल्फा डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो यह जो अल्फा डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ना, तो यह, इसके साथ तो भाई बड़ा चैलेंजिंग इशू होने वाला है। क्या चैलेंजिंग इशू होने वाला है कि ये जो है फंक्शनल तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि इस पर इसका फॉस्फेट 6 कार्बन पर ना जाए। तो पहला स्टेज का हमारा जो काम होता है वो हो जाता है। अब एक जो को फैक्टर है हमारे पास यहाँ पर, जिसका नाम है पैराडॉक्सल फॉस्फेट, यह एक बहुत ही एसेंशियल को फैक्टर है। कारण कि जो एसिड कैटालिसिस का एक्शन होता है यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर, उसके लिए इस पैराडॉक्सल फॉस्फेट की वहां पर जरूरत पड़ती है। बढ़िया। अब देखिए ये स्टेप पहला है, फर्स्ट स्टेप को हम मिटाते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मिटा देंगे तभी हम सेकंड स्टेप की ओर बढ़ सकते हैं। तो आप देखें कि ये मैंने पहले स्टेप। अब यहाँ पर मुद्दा आता है क्या कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के क्या लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। इसका लिमिटेशन है it can act only on alpha 1,4 glycosidic linkage. It cannot act on alpha 1,6 glycosidic linkage. क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझे, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वह सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक कर सकता है, लेकिन वो कभी भी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इसका मतलब स्पष्ट है कि ग्लाइकोजन में तो दोनों तरह के बॉन्ड्स हमें मिलते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी मिलता है और ब्रांच में अल्फा 1,6 भी मिलता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि जब भी ये काम करेगा तो सिर्फ अल्फा 1,4 पर काम करेगा। अब ऐसे कंडीशन में क्या है, ये अगला स्टेप का काम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो तरह के स्टेप्स हो रहे हैं, मैं एकदम कभी एक बार फ्लो चार्ट में बनाता हूं
तो मैं बड़ा इसको ऐसे बनाता हूं, देखो आप सभी लोग एकदम 1 मिनट में समझो। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में जो ग्लाइकोजन है ये हमारा सबस्ट्रेट है। इस ग्लाइकोजन से सबसे पहला जो स्टेप होता है, देखो यही फ्लो चार्ट होता है, इसको एकदम समझना है। उस फ्लो चार्ट में क्या होता है, यहां पर एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ये एकदम सबसे पहला स्टेप है कि इसके जो है एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज हो। अब इसके बाद क्या होता है कि इससे 2 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट देखो कैसे बनता है वो मैं बता रहा हूं। इससे हमें 2 तरह की चीजें मिलती है, एक ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और एक हमारा इस चेन का जो अगला पार्टिसिपेंट है वो मिलता है, मतलब कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ ये। अब यहां पर हमने कहा क्या, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ये हमको मिला, और दूसरा हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्लाइकोजन, ये 2 पार्ट में यहां पर काम हो रहा है। पहला पार्ट है ये जो इसका टूटने के बाद क्या हुआ, एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फेट कारण ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हुआ। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है इसके साथ अगला कांड होता है, क्या होता है, इसके साथ ये कार्य होता है, ये चेंज किया जाता है फाइनल एंड प्रोडक्ट में, इसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये हमारा एंड प्रोडक्ट है, क्या है, ये हमारा एंड प्रोडक्ट है। तो ये तभी होगा जबकि वहां पर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा। तो ये हमारा एंड प्रोडक्ट है और ये एंड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है हमें, और उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लूकोकाइनेज, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोग्लूको ट्रांसफरेज, नॉट काइनेज, ओके, फॉस्फोग्लूको ट्रांसफरेज। यहाँ ट्रांसफरेज का जो फॉर्म है वो म्यूटेज है, तो फॉस्फोग्लूको म्यूटेज यहाँ पर मिलता है। और यहाँ जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्लाइकोजन है उसके साथ क्या हो रहा होता है, उसके साथ यही काम हो रहा था साइकिल में। फिर क्या हुआ, उस पर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज टूटा, तभी ग्लूकोज पहला मॉलिक्यूल टूटा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल टूटा, फिर तीसरा, मतलब इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो क्या हो रहा है, साइकिल में हो रहा है, आराम से साइकिल में हो रहा है। जब एक आउटपुट निकल जा रहा है फिर ये साइकिल में आ रहा है, ये साइकिल। अब क्या होगा कि जिस ब्रांच पर, ठीक है ना, ये कब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक कि जिस चेन पर ये काट रहा है वहां ब्रांचिंग ना आ जाए। व्हेन ब्रांचिंग का मतलब क्या हो गया, अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो यहां पर लिंकेज आ गया साहब, है ना, ये आ गया। व्हेन द ब्रांचिंग is found about 4 residues ahead, जब 4 रेसिड्यू अहेड। अब यहां पर क्या कहने का मतलब है, मैं इधर अब मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये तो अब आपका काम इधर का समझ में आ गया कि इधर क्या होने वाला है। अब देखो और सीखो, ये एक सुगर है, ये दूसरा सुगर है, ये तीसरा सुगर है, ये चौथा सुगर है, ओके। ये जो सुगर है वो आपको जुड़ा हुआ है दूसरे चेन के साथ, एक चेन हो गया, यह एक चेन हो गया, ठीक है ना, एक चेन। अब क्या है, यहाँ पर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये सब भी आपस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इस प्रकार से है। अब इसका देखो नंबरिंग में करता हूं, ठीक है ना, 1 2 3 4। इससे पहले जितने सुगर मॉलिक्यूल्स थे सब टूट गए, सब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फिर 1,6 फॉस्फेट बन गए। लेकिन अब यहाँ पर ब्रांचिंग है, ये जो है वो क्या है, ये तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। कौन सा है ये, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यदि 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है तो एंजाइम यहां तक के लिए वेट नहीं करेगा, जैसे ही चौथा रेसिड्यू के पास पहुंचेगा
ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज का काम ओवर हो जाएगा। यहां पर जो है हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे चौथा रेसिड्यू है तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज स्टॉप्स या सीज्ड। क्या हो गया उसका काम? रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि उसके बड़े लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? पहला लिमिटेशन ये है कि वह 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को नहीं तोड़ सकता है। तो अब जब तक ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अब हमारा जो टारगेट पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब जब तक ये नहीं टूटे तब तक ये आगे काम करेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर एक दूसरा कार्यक्रम हमें चलाना पड़ेगा और उसका नाम है डी ब्रांचिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डी ब्रांचिंग एंजाइम। अब देखिए मैं इसको यहां से सबको हटा रहा हूं ताकि अब मैं सेकंड स्टेप में एंटर कर सकूं। अब जो है यहां पर आ रहा है एक्शन ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम। ओके, और उस एंजाइम का नाम क्या है? उसका नाम है, देखो, ओलिगो। ओलिगो ब्रैकेट में, ठीक है। अल्फा, वे अल्फा हम नहीं लिखते हैं, हम सीधे डायरेक्ट लिखते हैं 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लूकान ट्रांसफरेज। ये जो एंजाइम है, ये कितना बड़ा एंजाइम का नाम है? तो बहुत बड़ा है नहीं जी। अब तो डर जाना चाहिए हम लोग को। इतना बड़ा एंजाइम कौन रटेगा? क्योंकि हम लोग को गलत तरीके से पढ़ाया गया ना। हमें तो रटने के लिए बताया गया कि बायोलॉजी एक रटने वाला सब्जेक्ट है। मार यहीं पर हम लोग खा गए। अगर इस पूरे एंजाइम को अगर हम टटोलें उसका नाम को, इसके पूरे नाम में इसका टोटल काम छिपा हुआ रहता है। कैसे? सबसे पहला इसका जो हिस्सा है वो ओलिगो। ओलिगो यही होता है ना। यहाँ कितने कितने ग्लूकोज जुड़े हुए हैं? 4। इस तरह का छोटे चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगो सैकराइड। ओलिगो हो गया, ठीक है। अगला काम है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक, इसको 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को किस चीज में चेंज करना है? इसको चेंज करना है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। बढ़िया है। तो ग्लाइकोजन वो किस चीज का पॉलीमर है? तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है। इसका मतलब यह ग्लूकान हो गया। ग्लूकान किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्लाइकोजन का। और ट्रांसफरेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हम लोग कह रहे हैं ट्रांसफरेज ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 1,6 लिंकेज है वो चेंज हो जाएगा सर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, एंड transferase represents this particular event. So the entire name of enzyme is very clear. Oligo represents the 1, 2, 3, 4 chain of the sugar. 1,6 represents this particular bond. 1,4 represents, इसी को 1,6 को 1,4 में चेंज करना है. Glucan represents the glycogen, and transferase links mean that it will change its bonding pattern. इस तरह से यह एंजाइम का नाम जो है, यह itself explains the entire mechanism that will go to act, जिस पर काम करने जा रहा है, उस पूरे को इसने क्लियर कर दिया। अब जैसे ही ये काम हुआ, देन व्हाट विल हैपन? अब यहां पर वो जो है लिंकिंग उसका वो टूट जाएगा। जैसे उसका लिंकिंग ये टूटा, अब यहां पर ये क्या हो गया? डी ब्रांच ने क्या किया? इसको हटा दिया। जैसे ही ये ब्रांच हटा, अब तो क्लियर है, अब तो यहाँ कोई 1,6 नहीं है। फिर से यहाँ पर किसका काम शुरू हो जाएगा? ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो भी सीज लिखे हैं उसका एक्शन शुरू होगा, फिर तोड़ेगा 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 और सबको अलग कर देगा। इस प्रकार से ये सेकेंड स्टेप में जो एंजाइम का काम होता है, वह काम होता है कि इसके 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हटा देना, ताकि वहां पर क्लियर कट 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही काम करे। अब जो ये दो, अब प्रोसेस आपका एंड हो चुका है, अब सिर्फ एंड प्रोडक्ट को चेंज करना है। अब क्या करना है? अब करना है चेंज, इसको चेंज करना है अल्फा 1,4 सॉरी क्या हो गया? हाँ, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इनटू इसमें अल्फा
डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फेट, अर्थात 1 फॉस्फेट को 6 फॉस्फेट। तो इट इज काइंड ऑफ चेंज इन पोजिशन। तो एंजाइम का जो यूज होता है वहां पर, उसका नाम है फॉस्फोग्लूको। तो फॉस्फोग्लूको कह रहे हैं क्योंकि जितने भी ग्लूकोज है उसमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। फॉस्फोग्लूको चेंज इन पोजिशन म्यूटेज। एंजाइम का नाम क्लियर कट यहां पर पता चल रहा है। अब देखो कितना डायनेमिज्म है इस फॉस्फेट ग्लूकोम्यूटेज के पास। इस एंजाइम के पास अपना एक फॉस्फेट होता है। क्या होता है इसके पास? इसके पास अपना एक फॉस्फेट होता है। ये एंजाइम जब भी रहेगा इसके पास एक फॉस्फेट रहता है, ठीक है। और ये फॉस्फेट इसके किस रेसिड्यू से जुड़ा रहता है? यह इसके सेरीन रेसिड्यू से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? सेरीन से। तो जो ये एंजाइम भी तो केमिकली किस चीज से बना होता है? एंजाइम जो है वो तो अमाइनो एसिड से बना होता है, प्रोटीन है। तो उस एंजाइम में जो सेरीन है उससे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या स्टेप होता है यहाँ पर। ये हो गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। अब इसी ग्लूकोज को क्या करेगा ये एंजाइम इसको चेंज करेगा ग्लूकोज 1,6-बिसफॉस्फेट, अर्थात इस ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड कर देगा। और तीसरे सेकेंड स्टेप में क्या होगा? फिर से वापस हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखिए क्या हुआ। सबसे पहला स्टेप कि ग्लूकोज इस एंजाइम के प्रेजेंस में इसके फॉस्फेट का करेगा यूज, इस फॉस्फेट का, और उस फॉस्फेट के देने से क्या बन जाएगा यहाँ पर? उस फॉस्फेट के देने से यहाँ पर बन जाएगा ग्लूकोज 1,6-बिसफॉस्फेट। और उसको उपरांत क्या होगा कि वापस ये अपना ये फॉस्फेट क्या करेगा? वापस निकाल के इसको दे देगा। मतलब कि फॉस्फेट जो लिया वो वापस कर दिया, लोन की तरह लिया। लेकिन अभी इसने दिया था किस कार्बन पर? 6वें कार्बन पर। और ग्लूकोज से किस कार्बन से ले रहा है? पहले कार्बन से। इस प्रकार जो टर्मिनल बचा प्रोडक्ट वो क्या बचा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसी प्रोसेस को मैं अब आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा, तुरंत आप समझ जाएंगे। देखिए ये हम जो बना रहे हैं स्ट्रक्चर, ये है ग्लूकोज 6,1 फॉस्फेट। मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, सिर्फ यहाँ पर मैं ऐसे पी लिख देता हूँ, बस इतना ही से काम चलेगी आप लोग, ठीक है। ये पी हो गया, ये एच हो गया, और ये हमारा CH2OH हो गया। ये 6वां कार्बन हमारा, ये पहला कार्बन है। अब क्या होता है कि इससे जुड़ता है कौन? इससे जुड़ता है एंजाइम, ठीक है। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। तो उसको एक डायग्राम, एक इमेज हम देते हैं, ठीक है ना, लाइक दिस वन। हाँ, ये हो गया फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। और इस फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज में इसका नाम हो गया PGM, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ताकि हमें याद रहे। तो ये जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है, इसमें सेरीन के पास क्या होता है? सेरीन के पास क्या होता है? सेरीन के पास क्या होता है? सेरीन के पास एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहता है। फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहता है सेरीन के पास, ओके। फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब ये फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है, देखो PHM नहीं होगा, ये PGM होगा, ठीक है। इसको इसको काट के यहाँ पर जी समझिएगा, ओके, ठीक है। अब इसने अपना फॉस्फेट क्या कर गया? इसने इसको दे दिया, शुगर को दे दिया। देखो शुगर का कैसे स्टेटस हो रहा है। पहला कार्बन के पास तो इसके पास फॉस्फेट है। अभी क्या हो गया कि इसके पास भी इसके पास फॉस्फेट हो गया, तो 6 कार्बन पर भी क्या हो गया? इससे फॉस्फेट जुड़ गया, तो हो गया 1,6-बिसफॉस्फेट। और यहाँ पर जो एंजाइम है, अभी तक गहरा काला नहीं करेंगे, ये जो एंजाइम है इसके पास जो सेरीन है, उस सेरीन के पास क्या है? ठीक है, तो उस सेरीन के पास अभी OH है, क्योंकि फॉस्फेट निकल जाएगा तो सेरीन में OH होता है, साइड चेन में, तो OH है। अब अगले स्टेप में देखिए क्या हो रहा है।
अगले स्टेप में क्या हो रहा है, ये साथ साथ हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जो फॉस्फेट है, इस फॉस्फेट को सिस्टम वापस ले लेगा। जैसे सिस्टम इसको वापस लेगा, जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम है, उस एंजाइम में जो सेरीन है, उस पर वापस फॉस्फेट जुड़ गया। और एंड प्रोडक्ट हमें यहाँ पर क्या मिला, अब हमें बदला हुआ शुगर मिला, मतलब कि अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमें मिल रहा है। कौन सा फॉस्फेट मिल रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिल रहा है। यहाँ पर हो गया OH, है ना, यहाँ पर OH हो गया, और यहाँ पर जो है, अब यहाँ वाला जो फॉस्फेट है वो रह गया। इस प्रकार से क्या हो गया कि पहला कार्बन से फॉस्फेट हट गया और छठवां कार्बन पर रिमेनिंग फॉस्फेट वहां पर है, और इस तरह जो फाइनल एंड प्रोडक्ट होता है हमारा, वो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमें मिल गया। तो कितना इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर, फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यह इस प्रकार से इसमें एक एक्टिवली इसमें इस काम को, कि इसमें फॉस्फेट जुड़ जाए, उस काम को अंजाम देता है। ये बेसिक मैकेनिज्म है इसका। अब देखिए क्या है कि ये जो सारा कार्यक्रम होता है, ये सारा कार्यक्रम कहाँ होता है, ये तो ग्लाइकोजन जहां बनता है वहां होता है। तो ग्लाइकोजन कहाँ बनता है, तो ग्लाइकोजन तो बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये जो है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वह क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया ER मेम्ब्रेन, बढ़िया। और अंदर का जो हिस्सा है उसे हम लोग कह रहे हैं ह्यूमन ऑफ ER, यह ER का ल्यूमेन है, बढ़िया। अब क्या हालात होते हैं, अब तो भाई हमें ग्लूकोज जो बन गया हमारा, उस ग्लूकोज को अब हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर करना है। इसके बाहर करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, PM। अब इससे बाहर करना है ग्लूकोज को। बहुत सारी चुनौती है, क्योंकि अभी जो हमको ग्लूकोज मिला है वो किस रूप में मिला है, वो मिला है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के रूप में। तो सबसे पहले इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमको क्या करना होगा, प्रोसेसिंग के लिए कहाँ डालना, मतलब इसके फर्दर एक्शन के लिए इसको कहाँ डालना होगा, तो प्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो नीचे आ गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ओके। ये जब अंदर आता है, इसको यहाँ पर चाहिए एक ट्रांसपोर्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूट, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहते हैं इसे। यह जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का नाम होता है, इसका नाम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर, जिसे हम लोग T1 भी कहते हैं, T1। यह हमें चाहिए मेम्ब्रेन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में, तभी ये जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। मतलब ये जो है वो यही है ना। अब अंदर जाने के बाद इसी मेम्ब्रेन में एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। क्या नाम है इसका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है ना। ये क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फेट को हटा देता है। देखिए सबस्ट्रेट हो गया तो यहाँ जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद से दो तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं, बाय प्रोडक्ट्स, वो हमें मिलते हैं। एक तो हमें मिलता है सिर्फ ग्लूकोज, और एक हमें मिलता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ग्लूकोज जो है वो सेल के बाहर चला, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर साइटोसोल में चला जाता है, और फॉस्फेट भी इससे बाहर चला जाता है। इन दोनों के लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, यहाँ पर ग्लूट है और यहाँ पर फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है।
इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग बोल रहे हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जीएलसी ट्रांसपोर्टर T2। ये भी किस मेम्ब्रेन में है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में ही है, ठीक है, ये है। और प्रोडक्ट क्या निकला यहाँ पर, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को मेम्ब्रेन से बाहर करना है, तो मेम्ब्रेन में इस ग्लूकोज के लिए क्या होता है, फिर से एक ट्रांसपोर्टर होता है, और ये क्या करता है, इस ग्लूकोज को यहाँ से लेकर ब्लड में देता है। तो बाहर क्या है यहाँ पर ब्लड है, खून जो है इस ग्लूकोज को लेगा, वो इस ग्लूकोज को ले लेता है। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ साइटोसोल है, साइटोसोल। इस प्रकार जो ग्लूकोज बाहर निकला वो बाहर निकल गया। और ये जो आप देख रहे हैं चैनल, इसका नाम होता है ग्लूट। ग्लूट का जो टाइप है यहाँ पर टाइप 2 है। ग्लूट मतलब GLU मतलब ग्लूकोज, और T मतलब ट्रांसपोर्टर। तो ये हो गया ग्लूट। ओके, और जो फॉस्फेट बाहर निकला साइटोप्लाज्म में, वो फॉस्फेट फिर से क्या होगा, रीयूज होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PI, फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर, और इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में T3। इस प्रकार से ये ग्लूकोज बनता है, और बनने के बाद इसका कैसे इसका अलगाव होता है, ग्लूकोज से फॉस्फेट कैसे निकाला जाता है, और फिर यह ग्लूकोज और यह फॉस्फेट साइटोप्लाज्म में जाता है, और साइटोप्लाज्म से ग्लूकोज ब्लड में भेजा जाता है, जबकि फॉस्फेट फिर से रीयूज होने के लिए वहां पर तैयार होता है। तो हमेशा इन चीजों को, इस पूरे प्रोसेस को हमेशा ही बारीकी से समझना चाहिए, किसी तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को आप इस तरह से समझें।